हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो हर रोज़ की तरह ही आज भी हमारे टीम ने गिने चुने न्यूज़पेपर से डिफरेंट आर्टिकल्स कवर किए हैं। तो ये जो भी आर्टिकल्स हैं उसको हम पूरे स्क्रैच से नहीं समझा पाएंगे आपको, लेकिन इसका क्या रेलेवेंस है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो लगभग 10-11 टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला टॉपिक। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो बात करता है रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी इन डेमोक्रेसी एंड पब्लिक स्पेंडिंग। तो कैसे जो हमारा डेमोक्रेसी है उसमें जो भी पब्लिक स्पेंडिंग होता है उसका जो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर अनअकाउंटेबल पब्लिक स्पेंडिंग होंगे तो ये हमारे जो देश का जो भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें जो भी हम डिज़ायर्ड आउटकम्स देखना चाहते हैं वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो कैसे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना है, ओके, कैसे अकाउंटेबिलिटी कम होने की वजह से पब्लिक स्पेंडिंग में मिस स्पेंडिंग हो रहे हैं, ठीक है ना, जो फंड है उसका मिस यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो सभी चीज़ें हम समझ पाएंगे इस आर्टिकल से। ओके, तो ये एग्ज़ाम जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रेलेवेंट है फ्रॉम जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 जो भी हमारे पेपर्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन कर दी गई है। आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे ये पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को ये प्राप्त नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो ये इसके अलावा क्या की इश्यूज़ है इन गवर्नेंस, कैसे मिस एलोकेशन ऑफ फंड हो रहा है, ओके, और मिस एलोकेशन ऑफ फंड की वजह से कैसे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड पब्लिक सर्विसेज है उसमें कैसे इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, ये सभी चीज़ें इससे हम समझ सकते हैं। ओके, कैसे वोटर अवेयरनेस जो है वो एक मुद्दा है। वोटर अवेयरनेस अगर नहीं हुआ, ओवरसाइट्स नहीं हुआ, ओके, तो क्या है जो मिस स्पेंडिंग है उसको रोका नहीं जा सकता है, या फिर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ओके, फिर क्या क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है ये भी इस आर्टिकल से समझना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रेलेवेंस टू यूपीएससी। तो क्या रेलेवेंस है फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम स्टेट पीसीएस। ओके, सो एथिक्स इन गवर्नेंस क्या है, ओके, कैसे जो गवर्नेंस है उसको और एथिकल बनाया जा सकता है, अकाउंटेबल बनाया जा सकता है, ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे जो भी हमारे पब्लिक स्पेंडिंग है वो मिस यूटिलाइज हो रहे हैं। ओके, बैड गवर्नेंस की वजह से जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कैसे फेलियर्स आ रहा है, ये सभी चीज़ें हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। फिर है सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो क्या क्या सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, कैसे जो राइजिंग इनकम इनइक्वालिटी देखा जा रहा है। ओके, तो ये सभी चीज़ें हम क्या है समझ सकते हैं। और इसमें जो रोल ऑफ गुड गवर्नेंस है, ओके, और राइट पब्लिक स्पेंडिंग के जरिए हम कैसे इन सभी जो हमारा समस्या है उसका निदान हम कैसे पा सकते हैं वो हम इससे समझ सकते हैं। ओके, और हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो भी क्वेश्चन हमें मेंस में पूछे जाएंगे हम उनका सही आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक नंबर 2 है, इंडिया यूएस रिलेशन अंडर चेंजिंग लीडरशिप। तो कैसे जो इंडिया और यूएस का रिलेशन है वो लीडरशिप चेंजिंग की वजह से क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या प्रोज हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं, वो समझने ज़रूरी हो जाता है। कि बाइडेन जो बाइडेन साहब के एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया यूएस रिलेशन कैसा था। ओके, फिर अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब चुन के आए हैं तो उनके जो रजीम है उसमें हमारा जो रिलेशन है इंडिया यूएस रिलेशन कैसा रहेगा, वो सभी चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी हो जाती हैं। ओके, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन लाइंस में हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये सभी की हाइलाइट्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है कि कैसे जो भी रिलेशन है इंडिया यूएस के बीच में, ओके, वो बाइडेन साहब के समय कैसा था, क्या क्या हमने अचीव किए। ओके, हमारा जो इंटरेस्ट है वो कैसे कन्वर्ज कर रहा है, चाइना एंगल कैसे हमें मदद कर रहा है जो हमारा रिलेशन है विथ इंडिया यूएस फर्दर बूस्ट करने में। ओके, तो ये सभी चीज़ें हम समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चैलेंजेस एंड कंसर्न्स, तो क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे, क्या क्या कंसर्न्स रहेंगे। ओके, क्या क्या डोमेस्टिक पॉलिटिकल फैक्टर्स है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का। ओके, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स को लेके कैसे अप्रोचेस रहेंगे दोनों देश के बीच। ओके,
अदानी साहब को लेके जो इशू क्रिएट हुआ था वो कैसे इम्पैक्ट करेगा हमारा रिलेशन को, ठीक है ना। जियोपॉलिटिकल डाइवर्जेंसेस क्या क्या देखे गए हैं रिगार्डिंग बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, ओके। तो ये सभी चीज़ें हम इससे समझ सकते हैं। फिर टेक्निकल एंड ट्रेड इश्यूज़ क्या क्या है, ये सभी चीज़ें हमको कवर करनी होंगी फ्रॉम प्री एंड मेंस पर्सपेक्टिव, ओके। इसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या देखे जा सकते हैं इंडिया के लिए, तो ये सभी चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी हो जाती है फ्रॉम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, ओके। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है ये भी इसमें मेंशन कर दिया गया है, जैसे कि फोकस करना है कोर इश्यूज़ पे, ओके। ये सारे कोर इश्यूज़ 1, 2 ऐसे सबसेक्शंस पे मेंशन कर दिए गए हैं। स्ट्रेंथन पीपल टू पीपल लिंक्स, ओके। मैनेजिंग जो भी डाइवर्जेंसेस देखे गए हैं उसको मैनेज करना है, ओके। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को और स्ट्रेंथन करना है, और जो भी अनसर्टेनिटीज देखे जाएंगे इन फ्यूचर में उनके लिए हमें अभी से प्रिपेयर रहना है, ओके। नेक्स्ट जो है आर्टिकल नंबर नेक्स्ट, ये बात करता है अबाउट 7 decades ऑफ वाइडनिंग एंड श्रिंकिंग डिस्पैरिटीज ऑफर क्लूज टू दी पॉलिसीज वी मस्ट परसू फॉर अ मोर इक्विटेबल फ्यूचर। तो ये कैसे हमारे जो देश में इनइक्वालिटी देखे गए हैं, ओके, सिंस इंडिपेंडेंस और आज तक कितने इनइक्वालिटीज़ है, तो उसी के बारे में क्या है ये सारी डेटास यहाँ पे दी गई है, और क्या फ्यूचर रोड मैप होगा हमारी जो सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको दूर करने के लिए, वो सभी बातें इसमें मेंशन की गई है, ओके। तो इसमें कुछ स्टेटिस्टिक्स हाईलाइट किए गए हैं, तो ये स्टेटिस्टिक्स देख के आप समझ सकते हैं कि पहले जो सिंस इंडिपेंडेंस और अब तक कितना हमारा जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ा है या घटा है वो समझ सकते हैं, ओके। तो हम रूरल इनकम इनइक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से, अर्बन इनकम इनइक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से, ओके, समझ सकते हैं। रूरल वर्सेस अर्बन इनइक्वालिटी में क्या ट्रेंड देखे गए हैं, ओके। पैंडेमिक का क्या इम्पैक्ट इसमें रहा है, तो ये सभी चीज़ें हम समझ सकते हैं, ओके। और गिनी जो कोएफिशिएंट है या फिर गिनी जो रेशियो है वो हमको ये सारी चीज़ें कैसे समझने में मददगार होता है, फिर गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है, ये सभी चीज़ें हमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाती है, एज वेल एज मेंस में भी ये सभी चीज़ें हमें काम आएंगी, ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या क्या पॉलिसी इम्प्लीकेशंस है फॉर बैलेंस ग्रोथ, ओके। तो रूरल अर्बन इंटरडिपेंडेंस क्या है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कैसे लेने हैं, ओके। क्या क्या जो की पॉलिसीज़ है अब तक लिए गए हैं, तो ये सभी चीज़ें हम समझ सकते हैं, ओके। तो इसी के साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है, ओके। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे इंश्योर किया जा सकता है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी सोसाइटी, ओके। तो ये सभी चीज़ें हम समझ सकते हैं। फिर है यूपीएससी पेपर लिंकेजेस, तो कैसे ये यूपीएससी का जो पेपर है उससे लिंक है, ये चीज़ें एक्चुअली हमारा जो मेन उद्देश्य है यही समझाना है कि ये जो भी यूपीएससी पेपर है या फिर स्टेट पीसीएस के पेपर्स है उसमें हम जो भी मुद्दे देखते हैं वो कैसे हमारे डे टू डे का जो एनालिसिस है या फिर न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल्स आता है वो इसको कैसे कनेक्ट करता है वो समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ओके। तो जीएस पेपर 1 सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना ज़रूरी है। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे गवर्नेंस में डिफरेंट पॉलिसीज़ लिए गए हैं जो भी सोशियो इकोनॉमिक डिसपैरिटीज़ है उसको दूर करने के लिए, ओके। फिर जीएस पेपर 3 इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना ज़रूरी हो जाता है, ऐसे पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ओके। एथिक्स पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये सभी समझना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं जो अगला टॉपिक है वो बात करता है अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग मेंटालिटीज़ रीडिफाइनिंग मैस्कुलिनिटी, ओके। तो ये जो मैस्कुलिनिटी है और जो मैन का जो मेंटालिटी है, ओके, उसी के रिगार्डिंग है, और कैसे हम सोसाइटी में मैन और वेमेन के बीच में जो इक्वालिटी है, जो जस्टिस है, कैसे इंश्योर कर सकते हैं उसी के बारे में ये बात करता है, ओके। तो इसमें हमारा अभी का जो की इशू है वो है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, ओके। जो भी मैन है, मैन का मेंटालिटी हम कैसे चेंज करके वुमेन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स इसमें दिए गए हैं, ओके। तो हमें अभी क्या है जो आज की मैस्कुलिनिटी है जो बेस्ड है वायलेंस के ऊपर, ओके, या फिर डोमिनेंस के ऊपर, उसको कैसे चेंज करके इक्वालिटी, एम्पैथी और नॉन वायलेंस की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं उसी के ऊपर ये बात करता है, ओके।
तो अंडरस्टैंडिंग मैस्कुलिनिटी एंड इट्स इम्पैक्ट। तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी क्या होता है, कैसे हम जो मैस्कुलिनिटी है उसको एक ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, और मैस्कुलिनिटी का जो भी बैड वैल्यूज़ है, जो वायलेंस, एग्रेशन, डोमिनेंस से जुड़ा हुआ है, उसको हम क्या कर सकते हैं, एम्पैथी और केयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सोसाइटी में जो हमारा मेल और फीमेल के बीच में जो भी एक फ्रिक्शन है, उसको कैसे हम टेकल करके एम्पैथी और केयर के साथ जी सकते हैं। ओके, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। और कैसे क्रिएटिंग हेल्दियर रिलेशनशिप एंड सेफ सोसाइटी फॉर वेमेन, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। ओके, तो इसमें यूनेस्को का क्या इनिशिएटिव्स है, ये भी हमें समझना ज़रूरी हो जाता है। ओके, फिर इम्पैक्टफुल इंटरवेंशंस इन इंडिया, तो क्या क्या इम्पैक्टफुल इंटरवेंशंस लिए गए हैं, तो ये सभी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, आपके मेंस आंसर राइटिंग में या फिर ऐसे राइटिंग में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो स्टोरी टेलिंग एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट क्या है, कैसे मर्दों वाली बात बाय दी वाईपी फाउंडेशन लिए गए हैं। ओके, या फिर स्कूल बेस्ड इनिशिएटिव्स क्या क्या है, कैसे जेंडर इक्वालिटी जो मूवमेंट है इन स्कूल्स वो चलाए गए हैं। ठीक है ना। फिर फैमिली सेंट्रिक प्रोग्राम्स, देख रेख एंड हमारी शादी, तो ये प्रोग्राम में कैसे सभी जो वुमेन रिलेटेड इश्यूज है उसको कैसे टेकल करने की कोशिश की गई है, वो हम इस आर्टिकल से समझ सकते हैं। और जो भी जेंडर रिलेटेड क्वेश्चन है, वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, ओके, वुमेन इश्यूज़ के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है, उसमें हम ये सारी जो बातें हैं वो मेंशन कर सकते हैं। ओके, फिर पॉलिसी इम्प्लीकेशंस एंड सजेशंस इसमें दिए गए हैं। एजुकेशन एंड अवेयरनेस लाना है, कम्युनिटी एंगेजमेंट को इंश्योर करना है। ओके, रोल ऑफ मीडिया एंड पब्लिक फिगर इंश्योर करना है, पॉलिसी मेजर्स कैसे लेने हैं। ओके, ग्रास रूट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, एनजीओ के मदद से, कम्युनिटी लीडर्स के मदद से, गवर्नमेंट के मदद से हम कैसे सोसाइटी में एक हारमोनी ला सकते हैं। ओके, वुमेन के फेवर में, और इक्वल सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जो भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखे गए हैं उसको कैसे कम कर सकते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये सभी चीज़ें दी गई है। ओके, तो यूपीएससी पेपर में ये कैसे लिंक है, चलिए उसको समझते हैं। तो ये जीएस पेपर 1 जो सोसाइटी है, ओके, जिसमें हम जेंडर इश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, सोसाइटल नॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सभी चीज़ें हम समझ सकते हैं। रोल ऑफ एजुकेशन क्या होता है, कम्युनिटी इन प्रमोटिंग, कम्युनिटी कैसे हेल्पफुल हो सकता है इक्वालिटी प्रमोट करने में। ओके, फिर जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ सकते हैं। फिर एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, कैसे जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन है इन डिसमेंटलिंग पैट्रियार्की, तो ये सभी चीज़ें हम समझ सकते हैं। फिर ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा टॉपिक देखा जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें आप क्या है, एक सिंक में, ओके, आप पढ़ सकते हैं और अच्छा आंसर एग्ज़ाम में प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक बात करता है अबाउट पीएम कुसुम स्कीम। जो पीएम कुसुम स्कीम है उसके रिगार्डिंग ये बात करता है कि जो पीएम कुसुम स्कीम है उसको कैसे फर्दर एनहांस किया जाए। ओके, तो ये पीएम कुसुम के बारे में जो भी इसका लॉन्चिंग डेट है, ओके, जो भी इसका ऑब्जेक्टिव है वो सभी मेंशन किया गया है, क्या टारगेट है इसके, ओके, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है, तो ये सभी चीज़ें हम समझ सकते हैं। आगे हम देख सकते हैं कि इस जो भी स्कीम है पीएम कुसुम, इसका क्या क्या कंपोनेंट है। ओके, जैसे कंपोनेंट ए में कौन सी चीज़ें हैं मेंशन की गई हैं, तो ये सभी चीज़ें हम देख के इसका एक हॉलिस्टिक ओवरव्यू ले सकते हैं। ठीक है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेस देखे गए हैं, तो ये इन फ्यूचर आपको ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं मेंस में कि जो भी हमारा पीएम कुसुम स्कीम है उसका इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेस है और इसका क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है ना। फिर ये कैसे जो हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लीटेशन है उसको कैसे टेकल कर सकता है। ओके, कैसे हम ग्रीन एनर्जी, क्योंकि पीएम कुसुम अबाउट सोलर पंपिंग ऑफ वाटर है। ओके, जो भी हमारे खेत में इरिगेशन फैसिलिटीज़ है उसको कैसे सोलर पावर के जरिए इंश्योर किया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो ये एनवायरनमेंट का जो हमारा एक कंसर्न है उसको भी टेकल करता नज़र आता है। ओके, तो इसमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस है, जैसे स्लो प्रोग्रेस है, सेंट्रलाइजेशन इश्यूज़ क्या क्या है। ओके, फार्म सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस है, अवेयरनेस एंड इंसेंटिव क्या दिए गए हैं। ओके, तो ये सभी चीज़ें हम समझ सकते हैं। और क्या रिकमेंडेशंस है, तो एग्ज़ाम में आपको पूछे जा सकते हैं कि इसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है, तो ये रिकमेंडेशंस आप इजीली आप लिख सकते हैं। ओके,
तो डिसेंट्रलाइजेशन करना है, ठीक है ना, पॉलिसी एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लाने हैं, अवेयरनेस लाना है, क्वालिटी एश्योरेंस लाना है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन विथ एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ये इंश्योर करना है, सेंटर और स्टेट के बीच में एक कोलैबोरेशन इंश्योर करना है, ठीक है ना, क्लाइमेट एक्शन लेना है। तो ये सभी चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं। तो ये कैसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा जीएस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर जीएस पेपर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है अबाउट ट्रांसपेरेंसी। ओके, तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सभी वैल्यूज़ क्या है हमारे जो भी जीएस पेपर 2 है, ओके, पॉलिटी गवर्नेंस, फिर जीएस पेपर 4 है एथिक्स, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो रिसेंट जो भी इश्यूज़ देखे गए हैं ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड, ओके, इलेक्शन प्रोसीजर को लेके, तो ये सभी चीज़ें हमें समझने ज़रूरी हो जाते हैं। क्या रिसेंट डेवलपमेंट है, कैसे अमेंडमेंट किया गया जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स है, ओके, और उसके बाद कैसा जो ट्रांसपेरेंसी है उसको कैसे डाइल्यूट किया गया, तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो इसमें क्या है, हमें ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी को समझना ज़रूरी हो जाता है, इसका डेफिनेशन से लेके ये क्यों ज़रूरी है और इसका प्रेजेंट स्टेटस। ओके, ट्रांसपेरेंसी का इंडिया में प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कितने जो भी हमारे गवर्नमेंट के वर्क्स है वो कितने ट्रांसपेरेंट है, वो हमें समझने ज़रूरी हो जाते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये सभी चीज़ें मेंशन की गई है, कैसे ये जो भी अमेंडमेंट है वो जो ट्रांसपेरेंसी को कैसे रिड्यूस कर रहा है, कैसे ये पब्लिक ट्रस्ट को इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा तो जो पब्लिक ट्रस्ट है वो रिड्यूस होगा। ओके, और ये ओवरऑल डेमोक्रेसी के साथ, रूल ऑफ लॉ के साथ, ओके, राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी एक क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ देखा जाता है। ओके, कैसे ये इसमें मेंशन किया गया कि कैसे ये जो आरटीआई का प्रिंसिपल है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो प्रिंसिपल है, उसको कैसे वायलेट कर रहा है। तो ये सभी चीज़ें हमें एक सिंक में समझनी ज़रूरी हो जाती है। ओके, सो कंसर्न रेज, क्या क्या कंसर्न रेज किए गए हैं, तो ये सभी चीज़ें हम समझ सकते हैं। फिर जुडिशरी का क्या रोल है, सुप्रीम कोर्ट का जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर रिसेंट जजमेंट है वो क्या है, ठीक है ना, पेंडिंग चैलेंजेस क्या क्या है, तो ये सभी हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। फिर रिकमेंडेशंस फॉर रिफॉर्म्स क्या क्या है, कैसे हमारा ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना है, कैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है ताकि हम और ट्रांसपेरेंसी ला सके। ओके, ईसीआई का जो रोल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे पब्लिक एंगेजमेंट इंश्योर कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें समझना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट इसका जो लिंक है जीएस पेपर से, जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस 4 एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, फिर एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सभी चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी हो जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट इन्फ्लेशन। ओके, तो इन्फ्लेशन, ग्रोथ, ये सभी चीज़ें कैसे रिलेटेड है ये समझना ज़रूरी हो जाता है, इसको फिस्कल पॉलिसी कैसे इम्पैक्ट करता है। ओके, फिर मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई का वो कैसे इम्पैक्ट करता है, ये सभी चीज़ें समझनी ज़रूरी हो जाती है। तो इसमें सभी की हाइलाइट्स मेंशन कर दिए गए हैं कि ओवरऑल जो इन्फ्लेशन ट्रेंड है वो कैसा रहा है, फूड इन्फ्लेशन कैसा रहा है, ओके, अर्बन इन्फ्लेशन कैसा रहा है, रूरल इन्फ्लेशन कैसा रहा है, ठीक है ना, आरबीआई का क्या प्रोजेक्शन है डिफरेंट क्वार्टर्स में, वो भी मेंशन कर दिए गए हैं, तो आप ये देख के समझ सकते हैं। फिर फूड इन्फ्लेशन का जो भी एनालिसिस है मेजर कैटेगरीज़ में, जैसे एडिबल ऑयल एंड फैट में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, ओके, ये सभी कैसे इम्पैक्ट कर रही है वो हम देख सकते हैं। फिर टॉप कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से जो फूड आइटम्स है वो इन्फ्लेशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो समझ सकते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन सोर्सेज के बारे में भी मेंशन किया गया है कि इनके प्राइजेस कैसे आपके इन्फ्लेशनरी हो रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है नॉन फूड इन्फ्लेशन, तो ये जो भी फूड के अलावा भी जो अलग इन्फ्लेशन है, पर्सनल केयर एंड इफ़ेक्ट्स, वो भी हमको देखना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक क्या है, हमें समझ बनाने के लिए इन सभी चीज़ों को देखना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। ये जो भी डेटाज़ है एकदम सारे डेटा आपको एग्ज़ाम में कोट नहीं करने हैं, आपको बस ये समझने के पर्सपेक्टिव से ही दिया गया है। ओके, स्टेट वाइज इन्फ्लेशन ट्रेंड क्या कैसे देखे गए हैं, ओके, कौन से स्टेट्स में ज़्यादा इन्फ्लेशन देखे गए हैं, कौन से स्टेट में लो इन्फ्लेशन है, ये सभी समझना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना।
फिर चैलेंजेस एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस क्या क्या है, तो ये सभी हम समझ सकते हैं। जैसे एलिवेटेड फूड इन्फ्लेशन, रूरल अर्बन में क्या डिवाइड देखने को मिल रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या डायलामा है, ठीक है ना, ये सभी चीज़ें हम समझ सकते हैं। फिर पॉलिसी रिकमेंडेशन शॉर्ट टर्म में क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या है, तो ये सभी आप एग्ज़ाम में भी मेंशन कर सकते हैं जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो। ओके। फिर मॉनेटरी एंड फिस्कल कोऑर्डिनेशन कैसे इंश्योर किया जा सकता है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के लिए। ओके। फिर इसका लिंकेजेस कैसे है जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे के पर्सपेक्टिव से। ओके। ये बात करता है अबाउट एक फेस्टिवल जो सबरीमाला टेम्पल में एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है, मकर विलक्कू। ओके। तो ये जो भी फेस्टिवल्स है ये एग्ज़ाम में स्पेशली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो कल्चरल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है ये सभी हमें समझना ज़रूरी हो जाता है। जैसे टूरिज़्म को कैसे बूस्ट करता है, लोकल इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करता है, ओके, कैसे कम्युनल हार्मोनी को प्रमोट करता है, तो ये सभी चीज़ें हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। ओके। फिर जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे लिंक है, ओके, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटर स्टेट रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, जीएस 3 एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो सारे व्यूज़ इसमें मेंशन किए हैं, तो आप अपनी तरफ से थोड़ा मेहनत कीजिए, इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ओके। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। तो ये जो भी हमारा लद्दाख में जो भी स्टैंड ऑफ हो गया था, गलवान वैली जो डिस्प्यूट था, उसको लेके ये आर्टिकल दिया गया है, और कैसे जो डेमचुक और डेपचांग में जो भी डिसएंगेजमेंट के रिगार्डिंग हाल फिलहाल में जो भी डेवलपमेंट्स देखे गए हैं, ये उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, तो इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस हमारे इन फ्यूचर प्री मेंस इंटरव्यू में देखे जा सकते हैं। ओके। तो ये सभी चीज़ें आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। ओके। बाकी वुमेन इन आर्म फोर्सेस, ओके, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, ये सभी चीज़ें समझनी ज़रूरी हो जाती है। क्या क्या लिंकेजेस है जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो आईआर है हमारा, उससे कैसे ये लिंक्ड है, इंडिया चाइना का जो रिलेशन है, ओके, इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशन है उसका क्या डायनामिक्स है वो समझना ज़रूरी हो जाता है। जीएस पेपर 3 में जो सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, उसके पर्सपेक्टिव से भी समझना ज़रूरी हो जाता है। और जीएस पेपर 1 अगर देखा जाए तो हिस्ट्री और कल्चर कैसे जो भी हमारे रिलेशंस है उसको कैसे इम्पैक्ट करता है, वो सभी चीज़ें समझनी ज़रूरी हो जाती है। ओके। ये है रिगार्डिंग रेड होल माइनिंग। ओके, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के मेघालय, आसाम, ये एरिया में जो भी रेड होल माइनिंग देखा गया है उसके क्या एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस है, ओके, क्या इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस है, ये सभी समझने ज़रूरी हो जाते हैं। और ये कैसे ह्यूमन हेल्थ को, चाइल्ड लेबर को कैसे डिटोरियोरेट कर रहा है, वो सभी चीज़ें समझना ज़रूरी हो जाता है। ओके। तो रेड होल माइनिंग क्या है, इसका एक ओवरव्यू इसमें मेंशन किया गया है। ओके। लोकेशन बेसिकली आसाम और मेघालय में ये एक बहुत कंसर्न बन के उभर रहा है, तो ये सभी चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी हो जाती है फ्रॉम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। ओके। तो हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स देखे गए हैं मेघालय में, ओके, 12 में, फिर मेघालय में ही देखे गए 2018 में, ओके, फिर आसाम में 2024 में। तो ये सभी चीज़ें समझनी ज़रूरी हो जाती है कि ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, ओके, ह्यूमन हेल्थ को हो, इकोनॉमी को हो, सोसाइटी को हो। ओके। फिर इसके रिगार्डिंग क्या क्या जजमेंट्स है कोर्ट के, ओके, एनजीटी ने 2014 में इसको बैन किया था, ओके, ओके, सुप्रीम कोर्ट का 2019 का रूलिंग है। तो ये सभी चीज़ें हमें क्या है, जब भी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस आएगा तो ये सभी चीज़ें सब्सटेंशिएट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट क्या क्वेरी है, तो ये भी समझना ज़रूरी हो जाता है। फिर जीएस पेपर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जीएस पेपर 2 से ये लिंक्ड है, ओके। फिर गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी से। फिर जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एनवायरनमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कैसे डिज़ास्टर क्रिएट कर रहा है, ओके, एनवायरनमेंट के ऊपर इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, ओके, चैलेंजेस क्या है इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सभी चीज़ें हम समझ सकते हैं। और जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोसाइटी एंड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से इसको समझ सकते हैं कि सोसाइटी कैसे डिपेंडेंट हो रहे हैं,
ओके, रैट होल माइनिंग के ऊपर जो भी उस एरिया में लोग हैं वो कैसे इतने जो हाई रिस्क काम है उसको कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा क्या कंपल्शन है उनके लिए। ओके, तो ये सभी चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी हो जाता है। तो जो हाल ही में अज़रबैजान में एयरलाइंस क्रैश हुआ था, ये टॉपिक उसी के रिगार्डिंग है। ओके, तो ये टॉपिक न्यूज़ में आते ही तो एयरलाइन सेफ्टी के रिगार्डिंग क्या क्या नॉर्म्स है, ओके, क्या कन्वेंशंस है, क्या रूलिंग्स है, ये सभी हमें समझने ज़रूरी हो जाते हैं फ्रॉम प्री एंड मेंस पर्सपेक्टिव। ओके, तो कन्फ्लिक्ट जोन एंड रिस्क क्या है, टेक्नोलॉजिकल क्या क्या चैलेंजेस है, जीपीएस जैमिंग एंड स्पूफिंग क्या है। तो इस स्पूफिंग टर्म बहुत ही चर्चे में है। ओके, तो ये स्पूफिंग क्या है, इसको भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ओके, साइबर सिक्योरिटी क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, तो ये सभी चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी हो जाती है। लीगल एंड स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, शिकागो कन्वेंशन क्या है, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन क्या है, ये सभी चीज़ें समझने ज़रूरी हो जाते हैं। ओके, तो ये सभी चीज़ें फिर यहाँ पे मेंशन की गई है अबाउट शिकागो कन्वेंशन, ओके, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। तो ये क्या है, जैसे कि ये अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में है, तो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो शिकागो कन्वेंशन है या फिर मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है, ये किससे जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये सभी चीज़ें समझनी ज़रूरी हो जाती है। तो इन तरह अभी जो एक्सीडेंट देखे गए उसमें स्टेट का क्या अकाउंटेबिलिटी होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ओके, तो ये सभी चीज़ें समझनी ज़रूरी हो जाती है। फिर प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या क्या है, तो ये सभी समझने ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है ना। तो जो भी हमारे जीएस पेपर है उससे ये कैसे लिंक्ड है, इंटरनेशनल रिलेशन से, जुडिशियल ओवरसाइट से, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पेपर 4 एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इसी के साथ आज का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो समाप्त होता है। तो मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो भी एनालिसिस किया इसमें बस हमने यही बताना चाहा या फिर हमारा प्रयास रहा कि ये सभी चीज़ें कैसे जो भी डे टू डे न्यूज़पेपर में आती है वो कैसे आपके जीएस पेपर से लिंक्ड है और कैसे ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।